हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आखिर इसको कैसे परिभाषित करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में जैसे मैंने बताया अलंकार कहते हैं। तो किसी भी एक वाक्य में जब हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होते हैं, तो किसी भी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जैसे हम कैसे कह सकते हैं इसको परिभाषित करते हुए कि जैसे किसी स्त्री की शोभा उसके गहनों से और उसके कपड़ों से होती है, उसी तरह से वाक्य में या सेंटेंस में अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग कर देने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसके काइंड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सॉन्ग से आप समझ सकते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। अब यहाँ उसका चांदी जैसा रंग नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन करके बोला गया है। उसको हम बेसिकली सुंदर भी कह सकते थे, तो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन हमने क्या कहा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। तो ये और अधिक प्रभावशाली बना रहा है स्टेटमेंट को। चलिए इसके काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला इसका पार्ट हम पढ़ते हैं, सिमिले। सिमिले को हिंदी में क्या कहते हैं? सिमिले को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें किन्हीं दो सब्जेक्ट्स यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, और उसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे या तो एज का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर लाइक का यूज करेंगे। एज और लाइक का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं। यानी हम इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज और लाइक आर यूज्ड। ओके, सो एक इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सी इज कनिंग, सी इज कनिंग एज अ फॉक्स, एज अ फॉक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सी कोई गर्ल के लिए, वुमेन के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉक्स किसी एक लोमड़ी, जैसे इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे सी की कंपैरिजन लोमड़ी से की जा रही है कि वो लोमड़ी की तरह क्या है, धूर्त है, मतलब बहुत ज़्यादा चालाक है। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन देखते हैं, दो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, और लेकिन उनकी तुलना हम आपस में कर रहे हैं। लेकिन हमने यूज क्या किया है, एज का इस्तेमाल किया है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमिले हो जाएगा। इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पे दे की कंपैरिजन कैट्स और डॉग के साथ की गई है, और यहाँ पे हमने वर्ड कौन सा यूज किया है, कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड यूज किया है। तो इसका मतलब है कि वे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। यानी यहाँ लाइक वर्ड क्या दिखा रहा है, की तरह, यानी वो कुत्ते बिल्ली नहीं है लेकिन उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ हम क्या देखेंगे, कौन सा हमारा अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, सिमिले हो जाएगा। इसको हम कई सॉन्ग से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। तो घोड़े चाल, यहाँ सावन की कंपैरिजन की गई है घोड़े से, यानी घोड़े जैसी चाल, यानी वॉकिंग लाइक अ हॉर्स, और दुम कैसी, लाइक अ एलिफेंट, लाइक एन एलिफेंट। तो यहाँ कंपैरिजन समझने की कोशिश करिएगा, जहाँ पे वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज और लाइक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बहुत ही पॉपुलर एक इसका टाइप है, जिसको हम कहते हैं मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं हम, रूपक। क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। यानी ये वो अलंकार है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन दो वर्ड्स के ही बीच कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे कंपैरिजन के लिए जो वर्ड हमने सिमिले में यूज किए थे, एज या फिर लाइक, वो हम यहाँ इस्तेमाल
नहीं करते हैं। जैसे कि इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इंग्लिश में इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज, यानी लाइक या फिर एज ये यूज नहीं होंगे। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं कि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी यानी समय ही धन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना तो लाइक यूज किया गया है और ना ही एज यूज किया गया है, यानी समय को ही हमने क्या बता दिया, ये धन है, मनी है। ठीक है, तो वर्ड ऑफ कंपैरिजन नहीं यूज हुए और डायरेक्ट कंपैरिजन भी हो गई। तो दूसरा हो गया, इसको एक सॉन्ग के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे आपने तारे जमी पर वाला वो गाना सुना होगा कि तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी वो बेखबर। तो यहाँ पे कंपैरिजन समझिएगा कि तू धूप है यानी यू आर सनशाइन, यू आर नॉट लाइक सनशाइन। क्या कहा गया कि यू आर सनशाइन। अब यहाँ पे सनशाइन का मतलब क्या है, धूप, यानी तू धूप की तरह है, धूप की तरह नहीं है, तू धूप ही है। ठीक है, जैसे और तू है नदी यानी यू आर रिवर, यू आर नॉट लाइक अ रिवर, यू आर रिवर, तुम्हें रिवर की तरह नहीं बताया गया, रिवर ही बता दिया गया। तो यहाँ पे भी वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े थर्ड पार्ट पे इसके। इसके तीसरे टाइप पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। यानी अनुप्रास अलंकार वहां होता है, एलिट्रेशन वहां होता है जहां पे कोई एक लेटर बार बार रिपीट होता है, एक शब्द बार बार रिपीट होगा, सॉरी एक लेटर बार बार रिपीट होगा, यानी रिपीटेशन ऑफ अ लेटर अगेन एंड अगेन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि शी सेल्स सी शेल्स, सी शेल्स, शी शेल्स बाय द सी शोर, बाय द सी शोर। इसका मतलब समझते हैं, यानी शी, यहाँ पे भी एस को देखना है, यहाँ भी एस को देखना है, यहाँ भी एस को देखना है और यहाँ भी एस को देखना है, बार बार एस रिपीट हो रहा है। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि सी शेल्स वो बेचती है, क्या बेचती है, सी शेल्स। सी शेल्स का मतलब होता है जो समुद्र में पाए जाने वाली कौड़ियां होती हैं। बाई द सी शोर कहाँ पे बेचती है, समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर, यानी वो समुद्र के तट पे क्या बेचती है, सी शेल्स बेचती है। तो बार बार यहाँ पे एस की आवृत्ति हो रही है, बार बार एस रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा टाइप होगा फिगर ऑफ स्पीच का, वो होगा एलिट्रेशन। क्लियर हो रहा है, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर। अब इसके एक और टाइप पे आते हैं। जैसे सपोज इसमें एक हम सॉन्ग की कंपैरिजन आपको बता देते हैं। जैसे आपने अक्षय कुमार का वो गाना सुना होगा ना, जिसमें कहता है ना, ला 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 ला। तो बार बार यहाँ पे ला और या, कौन कौन से शब्द हैं, ला और या की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से वहां कौन सा अलंकार होगा, एलिट्रेशन, अनुप्रास। यानी हमारे गाने भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, कह सकते हैं। चलिए आगे इसके नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इसका अगला चौथा टाइप है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं, मानवीकरण। यानी ये अलंकार का वो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मानवीकरण। अब यहाँ क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग यानी एक निर्जीव वस्तु को हम सजीव वस्तु की तरह ट्रीट कराते हैं, यानी वो बिहेव कैसे करती है जैसे वो कोई सजीव वस्तु हो। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जांपल्स हम देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग यानी एक निर्जीव वस्तु को कैसा दिखाया जा रहा है, सजीव वस्तु की तरह। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी knocks at the door, knocks at the door but once। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो अवसर है वो एक बार ही दरवाजा खटखटाता है। तो क्या अवसर कोई इंसान है? नहीं, अवसर को हम एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करा रहे हैं कि अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। क्या अवसर दरवाजा खटखटा सकता है? नहीं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कराया गया है, इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। और दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं कि माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पे कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो जनरली इंसान के बारे में कहते हैं, किसी जानवर के बारे में कहते हैं, एनिमल के बारे में कहते हैं कि वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, लेकिन यहाँ मशीन के बारे में कहा जा रहा है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है? पर्सोनिफिकेशन है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप पे इसके बढ़ते हैं। अगला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टाइप मिलता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हाइपरबोली। हाइपरबोली, इसको हम क्या पढ़ते हैं? HYPERBOLE, इसको हाइपरबोली पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जिसमें किसी चीज को काफी बढ़ा चढ़ा के हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हम चीजों को करते हैं, बताते हैं, एग्जैजरेट मैनर में चीजों को ओवर स्टेटमेंट करके बताते हैं। इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका है, जैसे कहते हैं कि युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो क्या युद्ध में, कोई भी एक युद्ध होता है, एक वॉर होता है, क्या उसमें खून की नदियां बह सकती हैं? नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसको उसके कहते हैं ना इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप एक एग्जाम्पल कि रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, फ्लोड इन द बैटल। यानी बैटल में खून की नदियां बह गई। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के हमने बोला, इस वजह से क्या होगा? हाइपरबोली। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री, आई कैन, आई कुड ईट अ हॉर्स। कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़े को खा सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी हमने इस चीज को क्या किया? एग्जैजरेट कर दिया, काफी बढ़ा चढ़ा करके हमने क्या किया है? व्यक्त किया है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, यानी सॉरी हाइपरबोली हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि पेन इज माइटियर देन द शॉर्ट, यानी जो कलम है वो तलवार से भी अधिक ताकतवर है। तो यहाँ पे भी हमने चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा के बोला, इस वजह से हाइपरबोली होगा। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके एक लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा भी काफी और टाइप भी हैं, वो अगले लेक्चर में कराएंगे। तब तक एक और टाइप इसका देख लेते हैं। तो 6 नंबर पे इसका टाइप एक आता है ओनोमेटोपिया। तो ओनोमेटोपिया स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, ONOMATOPOEIA। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है ध्वन्यात्मक अलंकार। ध्वन्यात्मक अलंकार मतलब ध्वनि से रिलेटेड, यानी इसमें साउंड को एग्जैजरेट किया जाता है। किसको किया जाता है? साउंड को। यहाँ अलग अलग टाइप की साउंड्स के बारे में हम देखते हैं। यानी कोई एक स्पेशल ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें किसी न किसी एक एनिमल की, किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज की आवाज के बारे में बताया जाएगा, तो उसे हम इसलिए ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स इसको हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा बर्ड्स आर, बर्ड्स आर ट्विटरिंग, बर्ड्स आर ट्विटरिंग इन द फॉरेस्ट। यानी जंगल में चिड़िया चहचहा रही है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया है
ट्विटरिंग या इसकी जगह आप चर्पिंग भी यूज कर सकते हैं। तो बर्ड्स का चर्पिंग जो वर्ड है या ट्विटरिंग है मतलब चहचहाना, तो ये यहाँ पर्टिकुलर बर्ड्स की आवाज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जैसे द लायन इज रोरिंग इन द केव, यानी केव में यानी गुफा में शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे लायन की साउंड क्या है, रोर करना। या दूसरा एक और ले सकते हैं कि द डॉग्स बार्क एट नाइट, एक और ले लेते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी जो कुत्ते होते हैं वो रात में क्या करते हैं, बार्क करते हैं। तो भौंकना कुत्तों की आवाज है, लायन की रोर करने की आवाज है, और बर्ड्स की ट्विटर या चर्पिंग करने की आवाज है। तो यहाँ हमने देखा कि ये ओनोमेटोपिया होगा, यानी ये ध्वन्यात्मक अलंकार होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें जो बचे हुए टाइप्स हम इसके क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।